नमस्कार, स्वागत है असर का प्राइम न्यूज में। मैं हूं खुशबू खान और यूपी प्राइम में सबसे पहले बात करेंगे कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर। यूपी में कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है तो सरकार भी सतर्क है। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार अधिकारियों से कोरोना पर फीडबैक ले रहे हैं और इसी को लेकर एसीएस होम अवनीश अवस्थी और एसीएस स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जहां उन्होंने सरकार की तरफ से किए जा रहे कार्यों के बारे में जानकारी दी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज कोविड-19 की बैठक ली। उनका निरंतर प्रयास है कि प्रदेश में टेस्टिंग की व्यवस्था को और मजबूत और बढ़ाकर किया जाए। आपको मालूम है कि हमारा प्रदेश जो भी कोविड के मानक हैं उसमें चाहे वो डेथ रेट हो, चाहे ओवरऑल नंबर ऑफ पेशेंट्स हो, हम लोग पर कैपिटा पॉपुलेशन के हिसाब से अगर देखें तो हमारे नंबर्स काफ़ी कम हैं। टेस्टिंग में पर कैपिटा में बढ़ाने की बात आई थी। पिछले 2 माह से लगातार टेस्टिंग हमारी बढ़ती गई है और 1 लाख प्रतिदिन जो मुख्यमंत्री जी का लक्ष्य था वो पूरा करते हुए आज एक बहुत बड़ा अचीवमेंट ये हुआ है कि 36 लाख यानी 35,98,000 से अधिक टेस्ट करके 36 लाख लगभग टेस्ट करते हुए पूरे देश में जो है सर्वाधिक टेस्ट अब उत्तर प्रदेश के हो गए हैं। और आगे भी चूंकि 1 लाख से ज़्यादा भी करने की बात माननीय मुख्यमंत्री जी ने की है, तो इस टेस्टिंग को आगे भी बहुत मजबूती से जो है कार्य किया जा रहा है। हम आपको ये बता दें कि इसी माह में मेडिकल एजुकेशन के अंतर्गत और मेडिकल डिपार्टमेंट के अंतर्गत RT-PCR की जो गोल्ड स्टैंडर्ड होता है टेस्टिंग का, उसकी बहुत सारी नई लैब्स भी जो है प्रदेश में स्थापित हो रही हैं। या RT-PCR टेस्ट से जो है उनकी क्षमता को भी जो है बढ़ाया जा रहा है। इसके अलावा माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये आदेश दिया है कि जो हमारा इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है इसको और मजबूती से कार्य किया जाए। कोई भी पेशेंट एम्बुलेंस में जो है उसको ज़्यादा समय न लगे, उसको भर्ती तुरंत कराया जाए। लखनऊ की कल जो उन्होंने समीक्षा की थी उसके अंतर्गत लखनऊ में जो बेड्स बढ़ाने की बात है, SGPGI के बेड्स जो हैं, HDU के बेड्स 20 बेड अभी हैं, 20 और वो 18 तारीख तक लगभग बढ़ा देंगे। ICU के बेड्स SGPGI में 68 हैं, 12 बेड जो है आज उन्होंने बढ़ाने का निर्देश दिया है और आज बढ़ भी जाएंगे। KGMU में 26 बेड HDU के हैं, 14 बेड आज तक और 11 बेड 18 तारीख तक और बढ़ाने का निर्देश दिया गया है और तुरंत बढ़ेंगे भी। और KGMU के वाइस चांसलर साहब ने कहा है कि इसको वो बढ़ा भी लेंगे। KGMU में ही 60 बेड ICU के हैं। अब एक पूरा नया अस्पताल जो है टेक ओवर करके KGMU ने अपने ही एक विंग को 320 बेड में कन्वर्ट करने का निर्णय लिया है। बहुत तेजी से सिविल वर्क काम चल रहा है और इसी माह में इन 320 बेड में कोविड अस्पताल चलाते हुए 100 बेड की बढ़ोतरी KGMU में ही होगी। हम सभी लोग वहां जाकर कमिश्नर, DM और वरिष्ठ मेडिकल डिपार्टमेंट के अधिकारी जाकर वहां निरीक्षण कर चुके हैं और बहुत तेजी से काम भी हो रहा है। RML जो है अस्पताल, उसमें अभी तक HDU बेड्स नहीं थे। 20 तारीख तक 20 HDU बेड्स स्थापित किए जाएंगे। ICU बेड्स RML में 22 से 18 बेड्स जो है 15 तारीख यानी कल बढ़ जाएंगे। ये पूरी कार्रवाई की जा रही है। एरा मेडिकल कॉलेज प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है, हम लोग खुद गए थे निरीक्षण करने। उन्होंने भी आश्वस्त किया है कि HDU बेड 60 से बढ़ाकर 15 तारीख तक 20 बेड बढ़ा देंगे और 20 तारीख तक 40 और बेड, यानी ये भी अपने HDU बेड्स की संख्या दुगनी करेंगे, 60 से 120 करेंगे। ICU बेड 20 जो है इनके हैं, 10 बेड ये 18 तारीख तक बढ़ाएंगे और 10 ही बेड जो है 30 तारीख तक, यानी इसको भी ये दुगना करेंगे। मेदांता हॉस्पिटल से के लिए भी हम बताना चाहेंगे कि मेदांता हॉस्पिटल पहला बार जो है कोविड अस्पताल के रूप में उनके यहाँ 20 बेड HDU के जो है 15 तारीख यानी कल से शुरू हो रहे हैं। 5 बेड ICU के कल से शुरू हो रहे हैं।
डॉक्टर त्रेहन साहब से, डॉक्टर कपूर साहब से बात हुई है और कल से मेदांता में भी अलग एक कोविड विंग 25 लोगों का जो है स्थापित हो रहा, 25 पेशेंट्स के लिए। अपोलो हॉस्पिटल ने भी प्रॉमिस किया है कि वो भी एक नया 40 बेड का एचडीयू इस माह के अंत तक बनाएंगे और 10 बेड का जो है आईसीयू उसमें रखेंगे। कुल 50 बेड अपोलो हॉस्पिटल भी डॉक्टर जो है सोमानी उसके लिए लगे हैं, जिला प्रशासन के सहयोग से उसको भी स्थापित करेंगे। कोरोना वायरस के संबंध में प्रदेश की स्थिति इस प्रकार है। विगत 24 घंटों में संक्रमण के 4,600 नए प्रकरण सामने आए हैं। इस समय एक्टिव इन्फेक्शन के केसेस की कुल संख्या प्रदेश में 50,426 है। जो लोग संक्रमित होने के पश्चात उपचारित होकर घर जा चुके, उनकी संख्या बढ़कर 92,526 हो गई है। संक्रमित व्यक्तियों में से कुल 2,335 व्यक्तियों की मृत्यु हुई है। अब जो CFR है, केस फैटेलिटी रेट है, वो घटकर के 1.6% हो गया है। कल प्रदेश में 96,106 सैंपल्स की जांच की गई और अब तक प्रदेश में 35,98,210 सैंपल्स की जांच की जा चुकी है। तो आज की बड़ी खबर यह है कि अब कुल टेस्ट में उत्तर प्रदेश देश में पहले स्थान पर आ गया है। अभी तक हमसे तमिलनाडु टोटल टेस्ट में आगे चल रहा था। आज उत्तर प्रदेश देश में सबसे ज़्यादा टेस्ट करने वाला राज्य बन गया है। हमारे कुल टेस्ट की संख्या 35,98,210 हो गई है। प्रतिदिन के टेस्ट के हिसाब से तो हम बहुत दिनों से हम सबों से आगे चल रहे थे। आज हम कुल टेस्ट में भी आगे हो गए हैं। पूल टेस्ट के अंतर्गत 5-5 सैंपल के कल 2,492 पूल लगाए गए, जिनमें 424 में पॉजिटिविटी आई और 10-10 सैंपल के 113 पूल लगाए गए, जिनमें 15 में पॉजिटिविटी आई। होम आइसोलेशन के विकल्प का लोग लगातार उपयोग कर रहे हैं। आप जानते हैं कि हमारी एक त्रिस्तरीय चिकित्सा व्यवस्था है, जिसमें L1, L2, L3 लेवल के अस्पताल हैं यहाँ, और जिसमें 1,51,000 से अधिक बेड्स हैं। इसके अतिरिक्त एक व्यवस्था हमारी सेमी पेड L1+ की है, जिसमें लोग होटल्स में भर्ती होते हैं और सरकारी चिकित्सकों के द्वारा उनका इलाज किया जाता है। जो लोग लक्षण विहीन होते हैं और घर में जगह नहीं होती, वो लोग वैसे फैसिलिटी में जाते हैं। इसके अलावा निजी चिकित्सालय जिन्होंने अपने आप को कोविड हॉस्पिटल में कन्वर्ट किया है, लोग वहाँ भी भुगतान के आधार पर चिकित्सा के लिए जा सकते हैं। और अगर लक्षण विहीन हो लोग और उनके घर पर आइसोलेट होने की सुविधा हो, 2 शौचालय हों और भी सुविधाएं हों, कोई उनको केयर देने वाला हो, तो घर पर रह करके भी वो स्वास्थ्य लाभ कर सकते हैं। इस प्रकार अब 6 प्रकार के विकल्प मौजूद हैं। तो वहीं देश में कोरोना संक्रमण के बीच कल 74वां स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। 15 अगस्त को देखते हुए उत्तर प्रदेश में अलर्ट जारी कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश के कई संवेदनशील जिलों को अलर्ट मोड पर रखा गया है और चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। तो वहीं राजधानी लखनऊ में भी उत्तर प्रदेश के डीजीपी के आदेशों के बाद ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर नवीन अरोड़ा ने भारी पुलिस बल के साथ सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया और शॉपिंग मॉल्स, बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन, होटल्स और अन्य जगहों पर चेकिंग करते हुए नजर बनाए रखी। वहीं लखनऊ में सुरक्षा देखते हुए लगातार एडीजी लगे हुए हैं और लगातार नजर बनाए हुए हैं। तस्वीरें भी आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि सुरक्षा व्यवस्था में कोई चूक ना रह जाए, इसके लिए तमाम कोशिशें की जा रही हैं। सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त की गई है। चप्पे चप्पे पर पुलिस की नजर बनी हुई है। मॉल्स हो या सड़क हो, हर जगह पुलिस अपनी पैनी नजर बनाए हुए है।
कोशिश हमने यही की है कि लखनऊ की जनता अपने आप को सुरक्षित महसूस करे। पुलिस बल सदैव उनके साथ रहा है और कमिश्नरेट पुलिस अभी भी उनके साथ है। हमने इस चेकिंग को विभिन्न अभियानों में बांटा है, जिसमें हम रूट मार्च, फ्लैग मार्च, फुट मार्च कर रहे हैं। विभिन्न संवेदनशील स्थानों की हम एंटी सबोटाज चेक BDDS टीम के साथ, डॉग स्क्वाड के साथ चेकिंग कर रहे हैं। और भी ये कोशिश जारी है कि जितने भी हमारे प्रमुख स्थल हैं, VIP इंस्टॉलेशंस हैं, उनमें हमारी भारी पुलिस बल के साथ चेकिंग तलाशी होती रहे। जो रुकने के स्थान हैं, होटल, लॉज, धर्मशाला, सराय, इनकी चेकिंग की जा रही है। जो अर्धनिर्मित भवन हैं, बिल्डिंग्स हैं, या जो बाहरी कॉलोनियाँ हैं, उनमें संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग हो रही है। जो बाहर से आए हैं उनका आई कार्ड प्रूफ देखा जा रहा है। तो कोशिश यही कि सभी फ्रंट पे हम करें। इसके अलावा हमने अंतर जनपदीय बैरियर स्थापित किए हैं, जिसमें पिछले 3 रातों से लगातार चेकिंग हो रही है। आज ये पूरी रात चलेगी और जगह जगह ट्रैफिक चेकिंग की जा रही है। तो एक ओवरऑल चेकिंग का अभियान है, जिससे हम यही कह रहे हैं कि सभी संदिग्ध व्यक्ति, वस्तु, वाहन जो भी हैं, इनकी चेकिंग होती रहे। और जो असामाजिक तत्व हैं, उनके मन में पुलिस का इतना खौफ जरूर हो कि कोई भी गतिविधि करने से पहले वो 10 बार सोचें। स्वतंत्रता दिवस को लेकर सभी जगह हमारे जोन में अलर्ट कर दिया गया है, क्योंकि आप जानते हैं ये हमारा राष्ट्रीय पर्व है और इसीलिए हमेशा जो है विशेष सतर्कता की अपेक्षा रखता है और इसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। इसी प्रयास के तहत प्रत्येक जनपद को सेक्टर में बांट दिया गया है और बांट के वहाँ पे मजिस्ट्रेट्स और पुलिस ऑफिसर्स की पेट्रोलिंग होगी और स्थानीय जो है हमारे लोगों से, पीस कमेटीज़ के माध्यम से जो माननीय लोगों के माध्यम से यहाँ पुलिस की भी, स्थानीय पुलिस का संपर्क भी हो रहा है, ताकि सभी लोग विशेष सतर्कता रखें। कोशिश हमने यही की है कि लखनऊ की जनता अपने आप को सुरक्षित महसूस करे। तो उत्तर प्रदेश के 15 जिले बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। घाघरा और शारदा दोनों नदियां इस वक्त उफान पर है। कई गांव बाढ़ से जलमग्न हो गए हैं, जिसको लेकर उत्तर प्रदेश का राहत आपदा विभाग लगातार नजर बनाए हुए है। कंट्रोल रूम से लेकर हर जगह निगरानी रखी जा रही है। पीड़ितों को तत्काल राहत सामग्री भिजवाई जा रही है और मौसम विभाग के मुताबिक कई और जिले भी लगातार इस तरह से बाढ़ से प्रभावित हो सकते हैं। जिलों पर बाढ़ का खतरा मंडरा सकता है। उत्तर प्रदेश में बाढ़ की चपेट से कई जिले प्रभावित हैं। उत्तर प्रदेश का जो राहत विभाग है वो लगातार काम कर रहा है। हम इस वक्त राहत आपदा कंट्रोल रूम पे मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं राहत आयुक्त संजय गोयल। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे आखिर उत्तर प्रदेश के जो कितने जिले हैं जो बाढ़ से प्रभावित हैं। देखिए, वर्तमान में प्रदेश में 15 जिले हैं जो बाढ़ से प्रभावित हैं, जिसमें लगभग 674 गाँव हमारे अभी हैं जो बाढ़ से प्रभावित सूचित किए गए हैं। और इन 674 गाँव में से लगभग 384 गाँव ऐसे हैं जो कि जिसमें जल भराव है या वो मरून है, किसी वजह से उनका संपर्क टूट गया है। सर, किस तरह की तैयारियां की गई हैं, किस तरह से आप लोग वहां पर राहत कार्य कर रहे हैं? माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश में लगातार इस पर अनुश्रवण किया जा रहा है और उनके निर्देशन में जुलाई माह में ही 10 जुलाई को इनफैक्ट हमने विस्तृत निर्देश समस्त जिला अधिकारियों को, समस्त जनपदों को जारी किए गए थे कि बाढ़ के संबंध में क्या क्या तैयारियां करनी है। एक हमने ऑनलाइन बाढ़ का मॉड्यूल भी बनाया, फ्लड एक्शन प्लान जिसको हम बोल रहे हैं, जिसके माध्यम से समस्त हमें जो तैयारियों के संबंध में जितनी भी सूचनाएं हैं वो भी जनपदों ने करी हैं, जिसमें राहत शिविरों का चिन्हीकरण है, उनकी स्थापना है, बाढ़ चौकियों की स्थापना है, जो हम राहत केंद्र जो खोल रहे हैं उनकी स्थापना है, कंट्रोल रूम की जो डिटेल्स हैं, नोडल अधिकारियों का चिन्हीकरण है, उनकी ड्यूटी जो लगाई गई है। इस प्रकार के बाढ़ से संबंध जितनी भी हमारी सूचनाएं हैं, तैयारियां हैं, उसके विस्तृत निर्देश यहाँ से जारी किए गए हैं। सर, ये जो कंट्रोल रूम बनाया गया है, इस पर किस तरह से कार्य किया जा रहा है? यहाँ पर कौन लोग शिकायत कर सकते हैं? देखिए, हमारा जो आपदा नियंत्रण केंद्र है, जो हमने माननीय मुख्यमंत्री द्वारा इसका उद्घाटन भी किया गया था, ये हमारी जो हेल्पलाइन नंबर है 1070, उसका संचालन यहाँ से होता है। 24/7 है, टोल फ्री नंबर है। इसमें कोई भी व्यक्ति प्रदेश में जो भी किसी भी आपदा से कोई भी संबंधित या तो सूचना लेना चाहता है या कोई उसकी शिकायत है या कोई उसको राहत नहीं मिली है, उस पर कॉल करके हमें सूचित कर सकता है। और हमारा यहाँ पे एक अपना इंटरनल सिस्टम है जिसके माध्यम से हम इन सूचनाओं को कंप्यूटर पे दर्ज करके समस्त जनपदों को भेजते हैं, उसको फॉलो करके, उसका अनुश्रवण करके उनको क्लोज करवाते हैं, उनका निस्तारण करते हैं। सर, अभी किसी भी जनपद से ऐसी कोई सूचना आ रही है जहाँ पर लापरवाही बरती जा रही हो, लोगों को अनाज न पहुँच पा रहा हो, खाने की सामग्री न पहुँच पा रही हो, दवाई समय से न पहुँच पा रही हो? देखिए, अभी क्योंकि जनपद कम है, उसका अनुश्रवण लगातार मैं खुद भी करता हूँ। समस्त जनपदों से हमने एक विस्तृत फॉर्मेट बना रखा है जिस पे हम उनसे सूचनाएं लेते हैं।
ग्रामवार सूचना लेते हैं। तो अभी कोई ऐसी मेरे पास सूचना नहीं मिली है जिसमें कहा जा सके कि किसी भी जनपद में कोई भी राहत के कार्य में कोई कोताही बरती जा रही क्या है। अगर सर कहीं लापरवाही होगी तो संबंधित पर कार्रवाई की जाएगी, ऐसा कोई निर्देश? बिल्कुल, ये तो मतलब स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी के सख्त निर्देश हैं कि राहत कार्यों में किसी भी प्रकार की कोई भी शिथिलता बर्दाश्त नहीं की जाएगी और कठोर कार्रवाई की जाएगी यदि कहीं से कोई ऐसी सूचना प्राप्त होती है तो। धन्यवाद बातचीत करने के लिए। आप थे राहत आयुक्त जिनका साफ तौर से कहना है कि किसी भी जिले में लापरवाही नहीं बरती जाएगी। बाढ़ को लेकर लगातार कार्य किए जा रहे हैं और जो भी सरकार के जो दिशा निर्देश हैं उसका भी पालन किया जा रहा है। कैमरा पर्सन राहुल के साथ अंकित श्रीवास्तव, प्राइम न्यूज, लखनऊ। ताजनगरी आगरा का हृदय कहलाए जाने वाले संजय पैलेस में शहीदों की शहादत को नमन करने के लिए शहीद स्मारक का निर्माण सन 2000 में किया गया, लेकिन देखरेख के अभाव में यह शहीद स्मारक बदहाल होता गया है। शहीद स्मारक में मुख्य स्मृति स्थल के बिल्कुल पीछे लगभग 5 फीट की ऊंचाई पर पार्क बना हुआ है। संभवतः ये पहला सरकारी पार्क होगा जो यूं जमीन की बजाय फ्लोर पर विकसित किया गया है, लेकिन देखभाल में अभाव के चलते पार्क बदहाल स्थिति में पहुंच गया है। शहीदों की मूर्ति के पास जल भराव और कूड़ा पड़ा हुआ है, जबकि लोगों ने शहीद स्मारक की जमीन पर कब्जा कर लिया है। हमारे लिए आज़ादी लिख गए शहीदों की शहादत किसी स्मारक की मोहताज नहीं है। हालांकि हमने उनके लिए स्मारक बनाकर अपने आप को गौरवान्वित जरूर किया है, लेकिन अगर वही स्मारक बदहाल कंडीशन में आ जाए, उनकी हालत पर ध्यान ना दिया जाए, तो कहीं ना कहीं हम उनकी शहादत का अपमान कर रहे हैं। जी हाँ, इस वक्त हम लोग खड़े हुए हैं आगरा के शहीद स्मारक में। आगरा का दिल कहे जाने वाले संजय पैलेस में ये शहीद स्मारक स्थित है। आपको दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पर पहले अंग्रेजों के ज़माने में एक जेल हुआ करती थी जिसमें स्वतंत्रता सेनानियों को रखा जाता था, टॉर्चर किया जाता था और कई स्वतंत्रता सेनानियों ने यहाँ पर अपने प्राणों की आहुति तक दे दी थी। उसके बाद आगे चल के कालांतर में यहीं पर एक शहीद स्मारक बनाया गया जिससे कि लोगों को पता चल सके कि आखिरकार जो शहीदों ने शहादत दी है उसका क्या मूल्य था। शहीदों की शहादत को युवा पीढ़ी नहीं भूले, इसके लिए शहीद स्मारक का निर्माण कराया गया। आज आपको दिखाएंगे इस शहीद स्मारक का हाल कि कितनी बदहाल कंडीशन में ये शहीद स्मारक है। अगर हम उन जिन शहीदों ने अपने देश के लिए शहादत दी, अपने लहू को बहाने में एक पल भी गुरेज न किया, अगर हम उनके स्मारक को भी अगर सही तरीके से नहीं संभाल पाते हैं तो ये कहीं ना कहीं उनकी शहादत का अपमान है। आपको दिखाते हैं अभी इस चीज़ से शहीद स्मारक का पूरा हाल। शहीद स्मारक में आने वाले यहाँ पर आराम से बैठ सकें और यहाँ पुस्तकालय बनाया गया था। यहाँ पर एक गार्डन बनाया गया था, पहला रूफटॉप गार्डन था। इस वक्त हम वहीं खड़े हुए हैं, आपको दिखाना चाहूँगा। ये एक समय पर जब सन 2000 में यहाँ पे शहीद स्मारक का निर्माण हुआ था तो ये पहला रूफटॉप गार्डन था जो कि पहली मंजिल पर बनाया गया था आगरा का विकास प्राधिकरण द्वारा। लेकिन आज आप हालात देख सकते हैं, जगह जगह गंदगी बिखरी हुई है, झाड़ियाँ उगाई हैं, यहाँ पे फाउंटेन्स लगाए गए थे। हर तरीके से यहाँ पर इंतजाम किए गए थे कि लोग यहाँ पर आएँ और शहीदों के बारे में जानें। लेकिन आप साफ तौर पर देख सकते हैं जितना भी यहाँ पर हालात है वो बद से बदतर है। झाड़ियाँ उग चुकी हैं, आप फाउंटेन्स देख सकते हैं, बिल्कुल जर्जर अवस्था में फाउंटेन्स हैं। काफ़ी फाउंटेन्स जो अलग लगे हुए थे वो उखाड़ लिए गए हैं। ऐसे में कैसे शहीदों की बात कही जाती है? आपको साफ तौर पर दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पर शराबियों का जमघट रहता है। आप देख सकते हैं कि साफ तौर पर यहाँ शराब की बोतलें तक पड़ी हुई हैं, बाकी गंदगी पड़ी हुई है। तो ऐसे में कैसे हम अपने शहीदों को सम्मान दे पाएंगे, ये बहुत बड़ी बात है। आगरा विकास प्राधिकरण इस पूरी जो स्मारक है इसकी देखरेख का जिम्मा आगरा विकास प्राधिकरण पर है, लेकिन आज तक कभी भी अधिकारी इस ओर सुध लेने नहीं आए। शहीदों को सम्मान देने के लिए शहीद स्मारक का निर्माण जरूर करा दिया गया। आगरा विकास प्राधिकरण द्वारा संजय प्लेस में सन 2000 में शहीद स्मारक का निर्माण कराया गया था। और आपको बता दूं, यहाँ गेट से एंटर करते ही अगर आप देखेंगे तो शहीद आजम भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद जी की प्रतिमाएं लगी हुई हैं और साथ में गेट के पास ही एक पेड़ गिरा हुआ है जिसे आज तक ठीक करने की किसी ने सुध तक नहीं ली है। आपको दिखाना चाहूँगा कि ये पूरा पार्क जो बना हुआ है शहीद स्मारक में, जगह जगह पे पानी भरा हुआ है, कीचड़ है। जहाँ मूर्तियाँ लगी हुई हैं शहीदों की हमारे, वहाँ पर भी कीचड़ है। आवारा जानवर यहाँ घूमते हुए नजर आते हैं, लेकिन कोई भी इस और सुध लेने वाला नहीं है। यही वो जगह है शहीद स्मारक जहाँ पर कि 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद पाक युद्धबंदियों को इसी जगह पे, हजारों की संख्या में जो युद्धबंदी थे उनको इसी जगह पर जेल में रखा गया था। यही वो जगह है जहाँ पर अंग्रेजों के ज़माने में क्रांतिकारी देशभक्तों को यातनाएं दी जाती थी। आज यहाँ शहीद स्मारक बन चुका है और हमने आपको हाल दिखाया पूरे शहीद स्मारक का। अगर हम जिन लोगों ने हमारे देश के लिए लहू बहाया, अपनी जान देने में एक पल भी नहीं सोचा, अगर उनको सम्मान देने में अगर हम कोताही बरतते हैं तो कहीं ना कहीं हम उनकी शहादत का अपमान करते हुए नजर आते हैं। अधिकारियों से इस बारे में बातचीत करने की कोशिश की गई, लेकिन कोई भी अधिकारी इस मामले में बोलने को तैयार नहीं है। योजना अधिकतर बनती हैं, लेकिन कोई भी योजना का क्रियान्वयन होता हुआ यहाँ नज़र नहीं आता। अगर कोई शहीद की शहादत होती है तो उसके बाद लोग यहाँ कैंडल जलाने जरूर आते हैं, लेकिन जो शहीद स्मारक के हाल हैं उस पर कोई भी
ध्यान नहीं देता। अब देखने वाली बात होगी कि कब तक अधिकारी जागते हैं और शहीदों का सम्मान देने के लिए बनाए गए शहीद स्मारक का ध्यान उन्हें आता है। आगरा से मानवेंद्र मल्होत्रा, प्राइम न्यूज़। पहाड़ों में होने वाली बारिश के बाद बुलंदशहर में भी गंगा की जलस्तर को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है। इसी को लेकर डीएम रविंद्र कुमार ने आज खुद गंगा घाट पहुंचकर हालातों का जायजा लिया। इस दौरान डीएम ने सिर्फ व्यवस्थाओं को चेक किया बल्कि संबंधित अधिकारियों को भी जरूरी दिशा निर्देश दिए। दरअसल बुलंदशहर में गंगा का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है, जिसको लेकर प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रहा है। हर मुमकिन कदम उठाए जा रहे हैं। प्रशासन ने बाढ़ से निपटने के लिए सियाना, अनूप शहर और डिबाई तहसील में 3 बाढ़ चौकी बनाकर कर्मचारियों की शिफ्टवार ड्यूटी लगाई है। बाढ़ चौकी के साथ 58 नाव और 11 स्टीमर के साथ 20 गोताखोर भी तैनात कर दिए गए हैं। देखिए, बाढ़ से प्रत्येक बार जो क्षति होती है उसको रोकने के व्यू से पिछले 3 महीने से कुछ न कुछ काम चल रहा है और उसका बीच बीच में हम लोग निरीक्षण करने आते रहते हैं। पूर्व में भी आए थे, आज भी राजघाट है जहाँ की लास्ट ईयर भी कटान हुई थी, तो उसी का मुआयना करने आए थे। इस बार चूँकि काम अच्छा हुआ है, आप लोग देख रहे हैं कि इस घाट पे जहाँ कटान हुई थी उसके दोनों तरफ टोटल लगभग 850 मीटर लंबाई में जो रेत की बैग है और अन्य जो कटान रोधी जो व्यवस्थाएं हैं वो की गई हैं। और धारा को डाइवर्ट करने के लिए यहाँ से लगभग 1-1.5 किलोमीटर आगे हम लोगों ने स्टड बनाया है। 12-12 मीटर लंबाई की 150 मीटर तक लगभग 12 स्टड बने हैं, उससे धारा थोड़ा डाइवर्ट हुई है। और यही कारण है कि यहाँ तक धारा की जो रफ्तार है, जो लास्ट ईयर जितनी रफ्तार थी वो इस बार नहीं हुई है और यहाँ इस बार कटान नहीं हो रहा है। तो गोंडा में बाढ़ को लेकर प्रशासन पूरी तरह से सतर्क हो गया और इसी को लेकर देवीपाटन मंडल आयुक्त रंगाराव ने बता दें कि तरबगंज तहसील में सरोरा, भिकारीपुर तटबंध और घाघरा नदी की कटान से प्रभावित जगहों का निरीक्षण किया, जहां पर उन्होंने बाढ़ प्रभावितों को दी जा रही मदद का जायजा लिया। गोंडा के भिखारीपुर सकरौरा रिंग बांध पर देवीपाटन मंडल के कमिश्नर ने अचानक पहुंचकर निरीक्षण किया। वहां जो कार्य हो रहे थे उसको कमिश्नर ने देखा और परखा। वहां पर जो कार्य हो रहे थे वो मानक के विपरीत हो रहे थे, जिसको देखकर देवीपाटन मंडल के कमिश्नर ने नाराजगी जताई। वहां पर बाढ़खंड के जो अधिकारी कर्मचारी लगे थे उनको सख्त निर्देश दिया गया, कहा गया अगर कार्य में लापरवाही बरती जाएगी तो कार्रवाई के लिए तैयार रहें। कमिश्नर ने कहा कि बाढ़ और बांध का ड्रोन कैमरे द्वारा निगरानी की जाए। वहीं पर कमिश्नर ने यह भी कहा कि जो बाढ़ से प्रभावित लोग हैं उनको हर संभव मदद की जाए, किट दिया जाए और मेडिकल की टीमें भी उपलब्ध कराई जाए। कहीं ना कहीं कमिश्नर ने वहाँ पर जो गांव के लोग भी मिले उनसे भी कमिश्नर ने बात की और बात करके उन्होंने हर संभव मदद का उन लोगों को सांत्वना दी। गोंडा से विपिन सिंह, प्राइम न्यूज़। भदोही से निषाद पार्टी के बाहुबली विधायक विजय मिश्रा को मध्य प्रदेश से पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद उनकी बेटी रीमा मिश्रा, जो कि वकील भी हैं, पुलिस ने मांग की है कि उनके पिता को सही सलामत वापस ले आएं। साथ ही रीमा मिश्रा ने मांग की है कि विकास दुबे की तरह उनके पिता का एनकाउंटर किया जाए। दरअसल विधायक विजय मिश्रा को मध्य प्रदेश के मालवा से गिरफ्तार किया गया और विधायक के खिलाफ उनके रिश्तेदार ने मकान पर जबरदस्ती कब्जा करने को लेकर एफआईआर दर्ज कराई है। अपनी मां के लिए एंटिसिपेटरी बेल मैंने फाइल किया था, जिसकी बहस कल थी और आज की डेट लगी थी। आज भी मैं फाइल करने आई थी, जहां पे मुझे कोई दौड़ के आया और दिखाया कि एसपी महोदय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया है कि मेरे पिताजी गिरफ्तार हो गए हैं, और जिसके लिए मैं अब बहस में करने की हालत में हूँ नहीं। और मैं उनसे जाके पूछना चाहती हूँ कि एसपी महोदया वहाँ किसके कस्टडी में मेरे पिताजी हैं, क्या वहाँ पे यूपी पुलिस है कि एमपी पुलिस है, कैसे उन्होंने कोऑर्डिनेट किया है और कैसे वो उसको एकदम सोचते हैं फुल फ्लेज वो बहुत सही सलामत मेरे पिताजी को कोर्ट तक ले आएंगे। बस मैं ये जाके उनसे 2 शब्द बोलना चाहती हूँ कि वो इस पूरे प्रोसीजर का पूरा जो भी उनका ये है उसको आप अपने अंडर में उसको लीजिए, उसको सही सलामत मेरे पिताजी को कोर्ट तक ले आइए। ये विकास दुबे जैसा फेक एनकाउंटर मत कीजिए प्लीज। मेरी यूपी गवर्नमेंट से भी एक ही अपील है, अगर क्राइम कोई करता है तो उसके लिए जुडिशरी बैठी है। प्लीज आप हैव फेथ इन जुडिशरी, फेक एनकाउंटर मत कीजिए।
आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने आज ग्रेटर नोएडा में सुदीक्षा भाटी के परिजनों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने पीड़ित परिवार को हर संभव मदद का आश्वासन भी दिया है। वहीं चंद्रशेखर आजाद ने सरकार से सुदीक्षा भाटी के परिवार वालों को 1 करोड़ की आर्थिक मदद देने की मांग की है। साथ ही परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की भी मांग की है। दरअसल कुछ दिन पहले बुलंदशहर में छेड़छाड़ से बचने के दौरान सुदीक्षा भाटी की मौत हो गई थी। तो पुलिस ही बता सकती है, मगर सरकार के आदेश हैं कि कोई भी पीड़ित परिवार से नहीं मिल सकता है। अपराध बढ़ रहा है, ऐसी घटनाओं पर सरकार रोक तो नहीं लगा पा रही है, लेकिन अगर कोई अब अपनी संवेदनाएं प्रकट करने के लिए या उस परिवार का दुख जानने के लिए या उनके परिवार का जो दुख है उसको निवारण करवाने मदद करने के लिए जाना चाहता है तो प्रशासन के ऊपर आदेश है सरकार के, कोई उनसे मिलने नहीं जाएगा। सिर्फ सरकार के लोग ही जाएंगे, क्योंकि उनके राज में तो सब चीज़ें हो रही हैं। तो आप देख लीजिए, बाहर जहां हम रोके गए हैं वहां तमाम जो है पुलिस फोर्स लगा के जो है, और सरकार तरह तरह के दावे कर रही है कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो पुलिस प्रशासन कार्रवाई की बात करे, कार्रवाई से तो नहीं डरते हैं। हम अपने पीड़ित परिवार से मिलना है और उनके दुख को जो है जानने का प्रयास करेंगे और उसका निवारण करवाने का प्रयास करेंगे, और ऐसी घटनाएं भविष्य में ना हो। सरकार को इस पर जो है सोचना चाहिए, ना कि पीड़ित परिवार से मिलने के लिए जो है लोगों को रोकना चाहिए। यूपी प्राइम में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देश प्रदेश की तमाम अहम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम न्यूज, क्योंकि सच जरूरी है।